So yesterday we have finished with what is misrepresentation. ठीक है, फ्रॉड कर लिया था, मिसरिप्रेजेंट हमने कर नहीं लिया था, हमने समझ लिया था, पढ़ लिया था फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आज का जो टॉपिक है दैट इज देयर आर सम केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड इवन आफ्टर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। सर वैसे अपन क्या बोलते हैं कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट बना है तो सर उसमें फ्री कंसेंट का एलिमेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सर अब अपन वो सिचुएशंस पढ़ने वाले हैं, चार या पांच वो सिचुएशंस पढ़ने वाले हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट भले ही फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है, लेकिन फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानने के अलावा अपने पास में और कोई चारा नहीं है। आप कहोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया कि ये ऐसा और ऐसा होता है, अभी आप कह रहे हो कि ये ऐसा कैसे। कि सर ये चार या पांच सिचुएशंस जो हैं ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां पर हमारे पास में खाते में कुछ भी नहीं होता है। यदि इन सिचुएशंस में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, भले ही वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है। पढ़ोगे तब समझ में आएगा। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। करण फारिया फर्स्ट पॉइंट पर। If the aggrieved party whose consent was caused by misrepresentation or fraud had means of discovering truth with ordinary diligence. यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ठीक है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस नॉर्मल पता करने से, नॉर्मल दिमाग लगाने से, कोई एक्सपर्ट डिलीजेंस नहीं मांग रहे हैं अपन। यदि एग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, कौन सा वाला फ्रॉड बताइए, कौन सा वाला फ्रॉड के लिए ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला पॉइंट लगता है। Silence as to साइलेंस एज टू फ्रॉड वाले की बात हो रही है यहाँ पर, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। सारे फ्रॉड के लिए ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाले पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होता है। किसके लिए होता है? इफ द फ्रॉड इज कॉज ड्यू टू साइलेंस एज टू फ्रॉड, साइलेंस चुप रह के फ्रॉड किया गया है, और या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट है। सो इफ द एग्रीड पार्टी whose consent was caused by misrepresentation or fraud had the means of discovering the truth with ordinary diligence, और उसने वैसा नहीं किया, ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं किया, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट भले ही फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है तो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा, वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ भाई। if the party has not rescinded the contract within reasonable period of time. देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण बना है तो सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो या तो बंदा उसके साथ में आगे बढ़ सकता है या उसको रिसेंड कर सकता है, खत्म कर सकता है। यदि एक पार्टी ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होने के पता पड़ने के बाद में उसको यदि एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर खत्म नहीं किया, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको रिसेंड नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो अब आगे उसको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि इस वाले रूट पे आप लोग बढ़े हैं, कंटिन्यू करने वाले रूट पे आप लोग बढ़े हैं। क्या ये भी, दिस ऑल्सो सीम्स लॉजिकल और नॉट? यस सर। रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है सर? लॉ में कहीं भी वर्ड रीजनेबल को डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि हर सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे ये रीजनेबल टाइम पीरियड अलग अलग कहलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है और आप बोलो आज से 50 साल बाद बोलो मेरी कंसेंट फ्रीली नहीं आई थी इसलिए मैं इसको अब रिसेंड कर रहा हूँ। भैया ये रीजनेबल टाइम पीरियड कब का निकल चुका है। तो सेकंड पॉइंट, भले ही कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बना, लेकिन यदि आपने उसको रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर रिसेंड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि आप उसके साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह आगे बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3। If the parties cannot be put in original position, ये भी पढ़ो। where before the contract is rescinded, third party has acquired rights in good faith and for value. देखो, ये दोनों ये पॉइंट समझो क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को के बच्चे को किडनैप किया, सन को, ठीक है, और इसको बोला चल भाई कॉन्ट्रैक्ट बना मेरे साथ में, 1 करोड़ रुपए में तेरी जमीन जो मार्केट वैल्यू जिसकी एक्चुअल में 5 करोड़ है वो बेचने का।
इसने कहा ठीक है भाई, बच्चा रहेगा तो आगे और भी हम जमीनें खरीद फरोख्त कर लेंगे, लेकिन एक बार बच्चा चला गया है, किडनैप हो गया है, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू बनाए सर? कोर्जन के थ्रू। यही कोई एग्जांपल आप फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का ले लो यार, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आपने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू मिस्टर वाई से वो प्रॉपर्टी हासिल कर ली, ठीक है सर। अब आपको मिस्टर वाई कोर्ट में जा रहे हैं उसको रिसेंड कराने के लिए, खत्म कराने के लिए। उससे पहले मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी मिस्टर जेड को बेच दी। उससे पहले मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी जो मिस्टर वाई से फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली थी, वो प्रॉपर्टी मिस्टर जेड को बेच दी। मिस्टर जेड ने उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में खरीदी है। गुड फेथ में मतलब उनको पता नहीं था कि बैकग्राउंड में ऐसे बिना फ्री कंसेंट के इनसे ली गई है, थ्रू फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन कोर्जन वगैरह इस तरीके से ली गई है। तो उन्होंने तो यही सोचा कि मिस्टर एक्स के पास में प्रॉपर्टी सही से आई है और उन्होंने गुड फेथ में ले ली। दूसरा, गुड फेथ के अलावा फॉर वैल्यू ली है। फॉर वैल्यू मतलब पैसा दे के और लिए, कोई गिफ्ट विफ्ट जैसे नहीं लिया है उसको मिस्टर एक्स से, फॉर वैल्यू ली है। बात समझ में आ गई? यदि ये दोनों सिचुएशंस मैच हो जाती हैं तो सर भले ही इनके साथ में मिस्टर वाई के साथ में फ्री कंसेंट नहीं आई थी, पर ये ऐसी सिचुएशन यदि हो गई जहां मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स से वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में ली और फॉर वैल्यू ली, तो अब सर ये मिस्टर वाई कुछ नहीं कर सकते और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ट्रीट होगा, क्योंकि वो कोर्ट में जिस रेमेडी के लिए जा रहे थे वो रेमेडी अब इनको मिल ही नहीं सकती है। ज्यादा में ज्यादा ये क्या है, ये कि गलत तरीके से लिए अपने डैमेजेस वसूल कर लेंगे, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो एग्जाम में इस सिचुएशन में आपको घुमा सकते हैं। कई बार क्या होता है, मिस्टर जेड ने, देखो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से वो प्रॉपर्टी जबरदस्ती हासिल की और इन्होंने अपने दोस्त मिस्टर जेड के साथ में प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि देख वो कोर्ट में जाएगा जरूर इस चीज को कैंसिल कराने के लिए, उससे पहले मैं ये प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देता हूं, तो अपन कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि तूने खरीद ली है और फॉर वैल्यू खरीद ली है, तो ये अपने से वापस नहीं ले पाएगा मिस्टर वाई। तो सर यहां पर क्या है, मिस्टर जेड जो है वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में नहीं खरीद रहे हैं, वो इसके साथ में कॉनिवेंस करके खरीद रहे हैं। कॉनिवेंस मतलब साठ गांठ करके खरीद रहे हैं। तो सर ऐसे केस में ये मिस्टर वाई इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा के अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल कर सकते हैं, यदि वो ये प्रूव कर पाए कि मिस्टर जेड ने गुड फेथ में नहीं खरीदी है, ये तो इसके साथ में साठ गांठ करते रहते हैं। ठीक है, तो ये गुड फेथ वाला पॉइंट के ऊपर कैसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यदि ये इसके साथ में मिले हुए हैं तो गुड फेथ में नहीं कर रहे हैं, यदि ये नहीं मिले हुए और सही में इनको पता नहीं था बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तो गुड फेथ में खरीदी है। ये गुड फेथ वाला पॉइंट समझ में आ गया, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमाएगा ये समझ में आ गया। नी मुरार का समझ में आ गया रे? हाँ सर। ठीक है, एक एक को आया। मीत, सुहान गोयल, यश, नमित, पूंजी, नेतन, मुकुंद। यस सर। ये एक ही बात बार रोज रोज रिपीट क्यों करवाते हो कि वीडियो ऑन करो? अरे चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो सर, where before the contract is rescinded the third party is acquired the right in good faith and for a value। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर तीन पॉइंट्स पढ़ लिए अभी तक अपन ने, जहां पर भले ही फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन एप्लीकेबल हुआ था लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो पाया, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे चल रहा है। कैसा कि सर यदि एग्रीड पार्टी के पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई पता लगाने का तरीका था, तो मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस एज टू फ्रॉड के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, यदि क्योंकि उसने खुद ने ही अपना काम ढंग से नहीं किया। सेकेंड, पार्टी ने यदि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट बना है और उसको रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर रिसेंड नहीं किया है। थर्ड, यदि पार्टीज को ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है, कब कि सर इस तरीके से, इस कारण से, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर फोर्थ पर भाई। Where a party commits fraud or misrepresentation, but the other party is not in fact misled by such fraud or misrepresentation, the contract cannot be avoided later. देखो
ये एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी कितनी बार बोल चुका हूं, बस उसको इधर एक पॉइंट बना के हमने डाला है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी फैक्ट्री में, इनकी 300 प्रोडक्शन यूनिट थी पर डे की, उसको क्या बताया, 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। गलत बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? ताकि इस चीज को देख के मिस्टर वाई फैक्ट्री खरीद ले। लेकिन मिस्टर वाई ने इस बेस फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे खरीदने का मानस नहीं बनाया। वो क्यों खरीदना चाह रहे हैं? कि उनको तो मिस्टर एक्स की उस फैक्ट्री की लैंड में वैल्यू नजर आ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर, भले ही उन्होंने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए? नहीं सर, उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए। तो सर, जहां पर ये पार्टी मिसलीड हुई नहीं है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉडुलेंट बेसिस पे या मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे बनाए? नहीं। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? नहीं सर, वो वैलिड होगा, क्योंकि वो फ्रॉड के बेसिस पे नहीं, किसी और कारण से बन रहा है। ठीक है? तो where a party commits fraud or misrepresentation but the other party is not misled by such fraud or misrepresentation, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता ही नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे बढ़ भाई। Thus, where a seller of goods deliberately conceals a fault in order that buyer may not discover it, even if he inspects the goods. Example, covering the cracked hoof or of horse with some chemical, or repairing and hiding the cracked body of a scooter. But देखो, in case if the buyer does not in fact make any inspection, the buyer cannot avoid the contract as he is not deceived by the conduct of the seller. सेम चीज का एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिया था ना, कि सर जिसमें अपन ने वो पढ़ा था, कौन सा पॉइंट पढ़ा था यार, ये घोड़े के क्रैक डूफ के लिए अपन ने कल एक टेक्निकल टर्म पढ़ा था ना, क्रैक Active concealment. एक्टिव कंसीलमेंट। यदि आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हैं अपना घोड़ा बेचने के लिए, उसका क्रैक डूफ कवर कर रहे हैं और फिर चुप रह जाते हैं, और सामने वाले ने इंस्पेक्शन किया लेकिन क्रैक डूफ वो उस एक्टिव कंसीलमेंट के कारण नहीं पकड़ पा रहा है, तो सर आपने उसके साथ में फ्रॉड किया है, 100% फ्रॉड किया है एक्टिव कंसीलमेंट के थ्रू। लेकिन सर, उसने इंस्पेक्शन ही नहीं किया घोड़े का, तो क्या उसने इस चीज पे रिलाय किया, इस फ्रॉडुलेंट काम पे, घोड़ा खरीदने से पहले? नहीं सर। तो फिर सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंसेंट फ्रीली आ रही है। ठीक है? इसी तरीके से सेम एग्जांपल ये दूसरा, स्कूटर की बॉडी क्रैक हो गई थी, बेचने वाले ने उसकी डेंटिंग पेंटिंग जबरदस्ती करा के, पेंट करा के बेच दिया टूटे हुए कोई। ठीक है? यदि इंस्पेक्शन किया और उसके कारण धोखा खाया, क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी थी, बाद में पहली बार धुलाई लगाते ही पता पड़ गया कि ये तो क्रैक्ड चीज दे दी है इसने, तो फिर फ्रॉडुलेंट चीज है, एक्टिव कंसीलमेंट के कारण वो रिसेंड कर पाओगे आप। लेकिन सर, यदि आपने इंस्पेक्शन ही नहीं किया उस चीज का, तो आप बाद में ऐतराज नहीं लगा सकते। ठीक है? ये बात तो, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड रहेगा, इवन इफ मेड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। वो वर्डेबल नहीं, वो वैलिड रहेगा। ये एग्जाम में आने वाली 4 बातें हैं। ठीक है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। ये भी एग्जाम में आ जाता है कई बार। जैसे कोर्जन और अनडू इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस बताओ, वैसे ही फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है? पहला पॉइंट पढ़ो। Intention to deceive. Misrepresentation में in misrepresentation there is no intention to deceive. जबकि फ्रॉड में धोखा देने का इंटेंशन होता है। इधर आप खुद भी उसकी सच्चाई में बिलीव करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन में, और फिर वही बात रिप्रेजेंट करते हैं, इधर धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट। Different belief, knowledge of truth. Misrepresentation, the person believes his statements to be true. Fraud, the person knowingly makes false statements or recklessly makes statements without knowing whether it is true or false. बस रेकलेसली स्टेटमेंट दे दिया बिना ये सोचे समझे कि सच बोल रहा हूँ या झूठ, और यदि वो झूठ निकलता है तो वो डेफिनेटली फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में तो, कि सर पर्सन बिलीव दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू, वो अलग बात है कि वो गलत निकल जाता है, वो खुद उसकी सच्चाई में विश्वास रखता है। नेक्स्ट। Rescinding the contract and claim for damages.
In case of misrepresentation, the remedy is rescission. रिसेशन There ऑफ can व्हाट? रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दो, यही रेमेडी है, ठीक है। देयर कैन बी नो सूट फॉर डैमेजेस इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, जबकि इधर क्या है, पढ़ भाई। In case of fraud, the aggrieved party can rescind the contract. He can also sue for the damages. ठीक है, या तो वो रिसेंड कर सकता है या फिर वो ही कैन ऑल्सो स्यू फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए भी आपको क्लेम मार सकता है। और एक चीज दोनों में जो कॉमन है, बोलता है कि सर मैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मैं चाहूं तो कंटिन्यू कर लूं, चाहूं तो रिसेंड कर दूं। यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो चाहे फ्रॉड हो, दोनों में डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ऐसी पोजीशन में लाके दे जहां तूने जो रिप्रेजेंट किया था वो सही में सच है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ये तो दोनों में ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। Ordinary diligence case means to discover the truth. The aggrieved party cannot avoid the contract if he had the means to discover the truth with ordinary diligence in misrepresentation. यस, ये तो पूरे मिसरिप्रेजेंटेशन में ही एप्लीकेबल हो जाता है, जबकि ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला केस फ्रॉड में केवल कहां पर एप्लीकेबल होता है? साइलेंस एज टू फ्रॉड में, पढ़ भाई। But in case of fraud, accepting fraud by silence, the contract is voidable even though the party defrauded had the means of discovering the truth with ordinary diligence. ठीक है, चलिए, तो ये हमने कर लिए डिफरेंसेस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, ठीक है। अब कुछ नोट्स पढ़ते हैं, आइए नोट नंबर 1 पढ़ भाई। We know that aggrieved party in case of fraud, misrepresentation, coercion, and undue influence can avoid or rescind the contract. Contract is voidable as such parties' free consent is missing. ठीक है, ये चारों में ही कॉमन बात है, कोर्जन, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि कंसेंट फ्रीली नहीं आती है, तो वो पार्टी कैन अवॉइड और रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, और इफ इट वांट इट कैन कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, और यदि उसने रिसेंड नहीं किया तो हम ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि वो कंटिन्यू करने वाले पाथ पे बढ़ रही है। रिसेंड कराना होगा तो उसे कोर्ट में जाके रिसेंड कराना पड़ेगा ना, कोई अपने मतलब से एक दिन घर पे मर्जी आई कि आज से मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करता हूँ, ऐसे नहीं, कोर्ट में जाके कराना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, The aggrieved party, if it wants, can either continue with the contract or rescind the same. ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि सर वॉइडेबल होता है। थर्ड पॉइंट, But if the aggrieved party wants to rescind the contract, it needs to do the same within a reasonable period of time. लेकिन यदि आप कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास में ऑप्शन है कंटिन्यू करो या रिसेंड करो, यहाँ वाला ऑप्शन चूज करना है तो एक, अभी आज अपन ने पढ़ा है क्या, कैसे करना पड़ेगा कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना पड़ेगा, और हम जानते हैं, हमने पहले भी वर्ड रीजनेबल से डील किया हुआ है। व्हाट इज रीजनेबल टाइम पीरियड? हैज नोवेयर बीन डिफाइंड अंडर द लॉ, इट डिपेंड्स फ्रॉम एंड इट वेरीज फ्रॉम सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर नोट, The aggrieved party loses the right to rescind the contract if it, after becoming aware of the circumstances, takes a benefit under the contract or in some way affirms it. अफर्म्स और कंफर्म्स इट। केस का नाम है लॉन्ग वर्सेस लॉयड, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, मतलब सिचुएशन जो है उसके लिए जो केस अप्लाई हो रहा है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग वर्सेस लॉयड केस। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको नीचे दिया हुआ है। पॉइंट क्या है समझने की कोशिश करो। नमित, समझ में आ रहा है? नमित, सुहान गोयल, Yes, sir. ठीक है। पूंजी मैडम, यस सर। आजकल वीडियो बंद रखने लग गए हो। करती हूँ चालू 2 मिनट। हाँ, किससे दोस्ती बढ़ रही है? मतलब कहने का मतलब संगत का असर आ रहा है आपके ऊपर कि सर जब 4 जने चालू रख रहे हैं, 4 जने नहीं रख रहे हैं, तो मैं उनको फॉलो करूंगी जो नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ये हानिकारक होता है। चलिए, अपन पॉइंट समझते हैं। द एग्रीव्ड पार्टी लूजेस द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट इफ
इट आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंस की मेरे साथ में क्या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, इट टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, या तो ये, और इन सम वे कंफर्म्स इट, कि भैया मैं तो कंटिन्यू करूंगी। केस का नाम है लॉन्ग वर्सेस लॉयड। देखो पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, बहुत सिंपल है कि सर जब पार्टी को पता पड़ता है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, तो सर कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर ले चाहे तो रिसेंड कर ले। यस सर, ये तो कितनी बार आपने पढ़ा दिया। एक बार समझना, समझना मेरी बात। पहली बात तो उसने एक बार यदि यहां पर आगे बढ़ना नक्की कर लिया, तो अब बाद में घूम के वापस यहां पर नहीं आ सकती है, इस रास्ते को ऑप्ट नहीं कर सकती है। उसे पहली बार में ये डिसाइड करना होगा कि सर मैं यहां पर कंटिन्यू करना चाहती हूँ या मैं रिसेंड करना चाहती हूँ। एक बार उसने ये वाला रास्ता ऑप्ट कर लिया कि मैं कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, तो अब घूम के बाद में यहां नहीं आ सकती। अच्छा, इसको इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है? एग्रीड पार्टी को पता पड़ गया कि उसके साथ उसकी उसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसने क्या किया, कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया अंडर इट, या फिर उसने एक बार यहां पर कंटिन्यू करने का बोल दिया, तो अब ये वापस घूम के नहीं आ सकती। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक बार यहां पर कंटिन्यू करने का बोल दिया तो अब वापस यहां नहीं आ सकती। ये क्या पॉइंट है कि सर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया तो अब वो ये वाला राइट रिसेंड करने का खो देती है। आओ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक मिस्टर करण फारिया हैं, उन्होंने मिस्टर नमित को अपनी एक बाइक ये कह के बेची कि इसका मोटरसाइकिल का इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में है, और वो खुद भी इस बात में बिलीव करते थे, पर वो एक्चुअल में था नहीं, ठीक है। तो इन्होंने नमित नमित ने भी हाँ बोल दिया कि यार तू बोल रहा है तो सही होगा। तो नमित ने भी वो बाइक खरीद ली उनकी बात पे विश्वास करके, लेकिन वो मोटरसाइकिल का इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में नहीं था, और वो बाइक का इंजन क्या हो गया, वो बैठ गया थोड़े टाइम में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि सर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बना हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बना हुआ है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि सर वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ नमित। नमित चाहे तो आगे कंटिन्यू कर ले, नमित चाहे तो आगे रिसेंड कर दे। नमित सोच रहा था कि मैं रिसेंड करूं, तभी करण फारिया ने बोल दिया यार नमित पता नहीं कैसे इंजन बैठ गया, तो अपन एक काम करते हैं, तू उसको रिपेयर करा ले मोटरसाइकिल के इंजन को, 60% कॉस्ट मैं भर दूंगा, 40% कॉस्ट तू बेयर कर लेना उस रिपेयर की, और मोटरसाइकिल वापस एक्सीलेंट कंडीशन में आ जाएगी, ठीक। नमित को ये जो प्रेपोजिशन था जो करण ने बोला वो बड़ी पसंद है। उसने कहा मोटरसाइकिल भी रह जाएगी, क्या है 40% रिपेयर कॉस्ट और भर दूंगा, 60% तो हमारा करण बोल ही रहा है ना, वो बेयर विथ कर लेगा। और नमित ने रिपेयर में वो दे दी, और रिपेयर होके आई बाइक, 60% उस रिपेयरिंग कॉस्ट को करण ने बेयर विथ कर लिया और 40% नमित ने बेयर विथ कर लिया, ठीक है सर। अब आगे जाके वो बाइक विद इन 2 मंथ्स, विद इन अ मंथ वापस खराब हो गई, ठीक है, और ऐसी खराब हुई कि अब चलने लायक सिचुएशन में नहीं रही। तो अब नमित ने क्या किया, और जो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंडर फर्दर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया या नहीं कर लिया, कर लिया ना? यस सर, उसने बेनिफिट डिराइव कर लिया। अब बाइक उसके बाद में भी खराब हो गई, तो क्या ये बाद में जाके रिसेंड कर सकता है यहाँ पर कि नहीं यार तेरी बाइक खराब है? अपन ने क्या बोला, उसको रिसेंड करना था तो बहुत पहले उस ऑप्शन पे रिसेंड कर देना चाहिए था। यदि उसने एक बार अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया, फर्दर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया, तो अब वो वापस जाके ये वाला रास्ता ऑप्ट नहीं कर सकता रिसेंड करने का। क्या ये सिचुएशन और जो हम समझाना चाह रहे हैं, यदि एक बार अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तुमने फर्दर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया तो अब बाद में रिसेंड नहीं कर सकते, या एक बार अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट तुमने उसको अफर्म कर दिया कि मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं, तो अब आप बाद में उस पुराने बेसिस पे कि मेरी कंसेंट फ्रीली नहीं आई थी, आप उसको ऐसे रिसेंड नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। केस का नाम क्या होगा? लॉन्ग वर्सेस लॉयड। इस सिचुएशन को जो क्लियर करता है, इस केस लॉ से आई थी ये बात। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। Sohan introduced Suraj to buy अरे his motorcycle. इंट्रोड्यूस नहीं है, इंड्यूस्ड है। Induced Suraj to buy his motorcycle, saying that it was in a very good condition
After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% of the cost of repairs. After a few days, the motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to rescind the contract. Decide. ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, पढ़, आंसर पढ़ भाई, इसमें क्या है? The aggrieved party loses the right to rescind the contract if it, after becoming aware of the circumstances, takes a benefit under the contract or in some way confirms it. Accordingly, in the given case, Suraj could not rescind the contract as his acceptance to the offer of Suhan to bear 40% of the cost of repairs impliedly amounts to affirmation, final acceptance of the same. क्या या तो कंफर्म कर दिया आपने कि आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपने किसी भी तरीके का बेनिफिट डिराइव कर लिया आफ्टर बिकमिंग अवेयर कि भैया ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, उसके बाद में कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया फर्दर, तो फिर अब आप घूम के रिसेंड करने वाले ट्रैक पे नहीं आ सकते हो। लॉन्ग वर्सेस लॉयड, ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यस और नो। तो आज अपन ने 4 चीजें क्या खत्म कर ली है कि सर अपन ने कर लिया है कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तुम इस पोजीशन पे आ चुके हो, मैंने तुमको इसका क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ है? यस सर, क्वेश्चन बैंक तो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है चैप्टर नंबर 4 का, जिसके 1 2 3 4 पार्ट्स थे ना, एक में कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक में ये फ्री कंसेंट वाला, तुम उसमें से उठा के क्वेश्चंस करने चालू कर सकते हो जैसे ही मिस्टेक खत्म होएगा, ठीक है। मैं वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के क्वेश्चंस एक साथ उठा के लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है चालू कर दो, उसमें से करना कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट और ये वाला फ्री कंसेंट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस है उसमें जो अभी तक अपने को पार्ट करना बाकी, तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा किस चीज का है, ठीक है। इस लेवल पे अब तुम आ चुके हो। ये चैप्टर ऐसा है भैया जिसमें से नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। क्या हो गया भाई दक्ष अग्रवाल, बोल। सर तो आपने इन टोटल एक ही क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया ना? चैप्टर 4 के 4 पार्ट्स है ना बेटा, हाँ ठीक है, तो उस वो चारों का एक ही क्वेश्चन बैंक है, ओके सर। क्योंकि मॉड्यूल में वो एक ही क्वेश्चन, एक ही चैप्टर में ये चारों पार्ट, मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ तुमको, पर क्वेश्चन बैंक एक ही बना है, क्योंकि तुम्हारा जो सीए का मॉड्यूल है ना उसमें एक ही है, ठीक है। ओके सर। चलिए अब अपन चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्या बोला था? अ कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। पांचवा एलिमेंट क्या पढ़ा था अपन ने कि सर मिस्टेक। हमेशा मैं इन 4 को एक साइड में लिखता हूं और इस 5वीं को अलग साइड में लिखता हूं, क्योंकि सर मिस्टेक एक अलग ही कंसेप्ट है, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आने का तुम्हारे को चांस रहता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अपने को पढ़ना चाहिए ये। क्या पता किसी वन फाइंड डे अपने से ही मिस्टेक को लेके क्वेश्चन आ जाए पहली बार, ठीक है। नाउ मिस्टेक क्या होता है सर? अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है कि सर अब उन 4 में तो कंसेंट ही नहीं होती है, इन 4 में तो कंसेंट तो होती है, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में कंसेंट तो होती है सर, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होती। बात समझ गए? ठीक है, वो फ्रीली आई भी नहीं होती है, वो किसी ना किसी या तो फिजिकल थ्रेट या मेंटल प्रेशर या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके गलत तरीके से ली गई होती है सर। इधर तो एक बेसिक बात है, इसको होल एंड सोल मत मान लेना कि मिस्टेक यही है कि सर इधर कंसेंट ही नहीं होती है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं होता है। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब the parties are not agreeing upon the same thing in same sense. The parties are not agreeing upon the same thing in same sense. कौन सा एग्जाम्पल हमेशा मैं लेता हूं इस पे कि सर हमारी पूंजी के पास में एक काली भैंस थी और एक सफेद भैंस थी, ठीक है, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ठीक है। दक्ष अग्रवाल आया और इसको ऑफर दिया, क्या मैं तेरी एक भैंस 10,000 रुपए में खरीद सकता हूँ? इसके दिमाग में ऑफर देते वक्त कौन सा था कि सर ब्लैक वाली, और इसने हाँ ऑफर का एक्सेप्टेंस क्या समझ के कर लिया कि सर व्हाइट वाली।
तो क्या यहाँ पर इन आर दी पार्टीज एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस व्हाइल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? नो सर। तो क्या यहाँ मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ? नो सर। तो क्या कंसेंट आई? कि सर नो सर। तो सर हम यही बोलते हैं कि सर मिस्टेक में एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डिटेल्स अभी देखेंगे। सर कंसेंट का एलिमेंट ही नहीं होता है तो वो फ्री कहाँ से होगा? क्या ये बात समझ में आई? तो फ्री कंसेंट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो है ना, मिस्टेक दो तरीके की होती है। तुम्हारा मॉड्यूल में देखोगे ना, मिस्टेक को लेके बहुत छोटा सा एक दो पैराग्राफ में चीज को खत्म कर दिया गया है। मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच लिया है, कारण है कि जब तक ये चीजें पढ़ाऊंगा नहीं तुम लोग को क्लैरिटी मिलेगी नहीं। ठीक है, अभी आज मैं एक बहुत बेसिक सी बात समझ आके आज की क्लास खत्म करूंगा। क्या सर? कि सर मिस्टेक दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो होता है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ अगेन दो तरीके का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके का होता है, यूनिलैटरल मिस्टेक और बाइलैटरल मिस्टेक। आइए समझते हैं, सबसे पहले मिस्टेक पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मिस्टेक होती क्या है। पढ़ भाई करण पारिया। Mistake is a misconception or misunderstanding about something when the consent of one or both the parties to a contract is caused by misconception or erroneous belief. The contract is said to be induced by mistake. मिस्टेक इज मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। काला घोड़ा सफेद घोड़ा दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या नहीं हो गई थी अबाउट हॉर्स या अबाउट बफेलो? कि यस सर। तो काला घोड़ा सब मिस्टेक इज मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। So when the consent of one or both parties to a contract is caused by that misconception or erroneous belief, the contract is said to be induced by mistake or agreement is said to be induced by mistake। ठीक है, मिस्टेक के थ्रू बना हुआ है तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें फ्री कंसेंट का एलिमेंट मिसिंग हो जाता है। ठीक है, अब मिस्टेक इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे एक पॉइंट बता दो, कल 8:30 के अलावा कोई और टाइम बैठता है तुम्हारी क्लास लेने का या नहीं बैठता है? कोई और टाइम बैठेगा या वो 8:30 बैठेगा? सर बैठ जाएगा मेरे को, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। नहीं, तू तो अकेला नहीं देख, सबको पढ़ाना है मेरे को, तो कौन डिसाइड करेगा? अभी बोल दो कोई भी टाइम, तो फिर और मेरा बस कल शाम को तो एग्जाम्स चालू हो रही है कल से कॉलेज में। अच्छा, शाम को एग्जाम है? हाँ शाम को एग्जाम है, सुबह नहीं। सुबह चलेगा, शाम को है। चलो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, वापस रिजॉइन करेंगे अपन और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। आ जाओ। मिस्टेक is broadly classified under two categories, mistake of law and mistake as to fact। mistake of law क्या? कि सर मुझे लॉ, दोनों पार्टीज ने या एक पार्टी ने लॉ ऑफ लैंड को, मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून पता नहीं है सर, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कानून है, इसलिए मेरे से मिस्टेक हो गया, इसलिए हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये तो होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, वो कैसा एग्जाम्पल हो गया? मिस्टेक एज टू फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक हो गया। बात समझ में आ गई कि सर हमने फैक्ट्स गलत समझ लिए थे इसलिए हमसे गलती हो गई। और मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है कि सर कानून पता नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गई। अब कानून पता नहीं था में दो बातें हो सकती हैं। आपको अपने खुद के देश का कानून पता नहीं है, मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ द लैंड, और विदेश का कानून पता नहीं है। विदेश का कानून पता नहीं है तो आप एक्सक्यूज ले सकते हो कि सर ये मेरी धरती का कानून नहीं है इसलिए मुझे कानून पता नहीं है, इसलिए कृपया हमको छोड़ दिया जाए, मारा नहीं जाए। ठीक है, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं कि सर हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल लॉ अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल लॉ। बात समझना बच्चे, मैं जो एग्जांपल समझाने वाला हूं उसमें बच्चे क्या बोलते हैं, सर ऐसा थोड़ी होता है, समझना थोड़ा। सर आप, दो पार्टीज हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये दोनों हैं इंडियन लेकिन किसी फॉरेन, मान लो मिस्टर वाई फॉरेनर है और मिस्टर एक्स इंडियन है। ठीक है सर,
ये दोनों किसी बात को लेके इंटरनेशनल अरीना में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये बाहर इनको कुछ सप्लाई करना है मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई इन्होंने बोला कुछ, इन्होंने समझ कुछ लिया, ठीक है सर। कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से गलत इंटरप्रेट कर लिया। इन मिस्टर वाई की फॉरेन कंट्री में चलता था कि जो भी चीज सप्लाई होगी वो मान लो लीटर्स में होगी, इन्होंने समझ लिया केजीज में होगी, क्योंकि इंडिया में चीज केजीज में भी चलती है कई चीजों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, गलती से उसको केजीज के हिसाब से पैक करके भेज दिया, या ऐसा कुछ एग्रीमेंट समझ लिया। सर मिस्टेक तो हो रही है यहाँ पर, किस हिसाब के लेके मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक एज टू लॉ हो रही है, कानून को लेके मिस्टेक हो रही है। लॉ कौन सा सर? फॉरेन लॉ के हिसाब से हो रही है। तो मिस्टर एक्स क्लियर ले सकते हैं कि भैया मुझे तुम्हारे देश का कानून पक्के से पता नहीं था, तो ठीक है चलो आपको छोड़ा जाता है। ऐसा मत करना कि सर मिस्टर एक्स ने किसी का कत्ल कर दिया और फिर वो बोले अरे भाई मुझे पता नहीं था आपकी कंट्री में मर्डर करने पे सजाए मौत दे दी जाती है, मुझे आपके देश का कानून पता होता तो मैं मर्डर नहीं करता। क्या ये क्रिमिनल लॉज में ऐसी मिस्टेक की छूट मिल सकती है? नहीं सर। क्राइम किया है, चोरी की है, डाका डाला है, किसी का मर्डर किया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सिविल लॉ में ऐसा फिर भी पॉसिबल है कि आपको विदेशी कंट्री का लॉ पता नहीं है तो भी आपके साथ में नरमी बरती जा सकती है सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो सर दो तरीके की मिस्टेक होती है, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ एंड मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ लैंड। लेकिन